नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी मेरी आत्मकथा का अगला अंश लेकर, जिसका शीर्षक है बंगला शिक्षा का अंत। उस वक्त हम सबसे ऊंची क्लासों को निची क्लासों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की बजाय घर पर बंगला में हमारी ज़्यादा पहुँच हो गई थी। अक्षय बाबू की सुगम पदार्थ विज्ञान नाम की किताब सीख चुके थे। इसके सिवाय मेघनाद वध नाम का महाकाव्य भी हम पूरा बाँच चुके थे। पदार्थ विज्ञान शास्त्र में बताए पदार्थों की सहायता के बिना उक्त सुगम पदार्थ विज्ञान नाम की किताब पढ़ने के कारण हमारा मन कोरा किताबी ज्ञान ही था। इस कारण उसके पढ़ने में जो वक्त लगा वह बेकार हो गया। मुझे तो ये मालूम होता है कि यदि कुछ न पढ़कर वक्त यूं ही बिता देता तो अच्छा होता। मेघनाद वध का विषय भी आनंद देने वाला न था। भाषा के सरलपन का ज्ञान केवल बुद्धि केवल से ही नहीं होता। भाषा सीखने के लिए महाकाव्य का उपयोग करना और सिर मुड़ने के लिए तलवार का उपयोग करना दोनों ही बराबर हैं। तलवार की बेइज्जती और सिर की बदकिस्मती उसी तरह महाकाव्य की बजाय उसे सीखने वाले के हिस्से में फ़ायदे के नाम जीरो काव्य सिखाने का उद्देश्य अच्छे विचारों का पैदा होना, उसकी सार संभाल होना चाहिए। व्याकरण सा शब्दकोश का काम काव्य देवता से लेने पर सरस्वती देवी खुश नहीं हो सकती। अध्यापक शाला स्कूल में हमारा जाना एकाएक बंद हो गया। कारण ये हुआ कि हमारे एक मास्टर जी को श्री युत मित्र द्वारा हमारे दादाजी की जीवनी की बहुत ज़रूरत थी। वह किताब हमारी लाइब्रेरी में थी, अतः उसके लिए मेरे भांजे और साथ पढ़ने वाले सत्य ने बड़ी हिम्मत करके ये बात मेरे पिताजी से कहना मंजूर किया। सत्य का मानना था कि मेरे पिताजी से हमेशा की तरह सादी बंगला में विनती करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, अतः उनसे पुरानी भाषा के लहजे के द्वारा अच्छी तरह अपनी बात पिताजी से कही। उससे उन्हें ये भरोसा हो गया कि हमारा बंगला भाषा का अभ्यास इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इससे ज़्यादा पढ़ना फ़ायदेमंद नहीं है। अतः दूसरे ही दिन हमेशा की तरह दक्षिण के बरामदे में हमारी मेज़ रख दी गई थी। दीवार के खीले पर पटिया रखा हुआ था और नीलकमल बाबू से सीखने की सब तरह की तैयारी हो रही थी। तो पिताजी ने हम तीनों को ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में बुलवाया और कहा कि आगे से तुम्हें बंगला सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही हम खुशी से झूमने लगे। हमारी किताबें मेज़ पर खुली पड़ी थी। नीलकमल बाबू नीचे हमारी बाट देख रहे थे। उनके दिल में बेशक ये ख्याल पैदा हो रहा था कि इन लड़कों में से एक दफ़ा मेघनाद पद और बचवा लिया जाए। लेकिन जिस तरह मौत के रास्ते जाने वाले इंसान को नित्य क्रम की बातें झूठी मालूम होने लगती हैं, उसी तरह पल भर में हमें भी हमारे पंडित जी से लेकर खीले तक सब चीज़ें हिरण जल की तरह अनूठी मालूम होने लगी थी। अब हमारा उनका रिश्ता ही क्या रहा, हम उनके अब कौन हैं। इस समय सिर्फ एक चिंता हमें थी कि यह बात नीलकमल बाबू से किस तरह सभ्य शब्दों में कही जाए। आखिर झिझकते हुए हमने ये बात उनसे कह दी। उस समय बोर्ड पर भूमिका की आकृति अचंभे से और मेघनाद वध के अनुष्टुप छंद की कविता शब्द रहित होकर हमारी ओर देख रही थी। जाते समय पंडित जी ने मेरे लिखे विचार प्रकट किए। मेरा धर्म उचित तरीके से पूरा करने के लिए कभी कभी मैंने तुम्हारे साथ कठोर बर्ताव किया होगा, लेकिन उस पर तुम अपना ज़्यादा ख्याल मत करना। मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया है उसकी कीमत तुम्हें बड़े होने पर मालूम होगी। असल में उनकी सीख की कीमत मुझे आगे जाकर मालूम हुई। हमारे मन के विकास का पहलू हमें मातृभाषा में मिली हुई सीख ही है। सीखने का तरीका हो सके वहाँ तक खाने के तरीके सा होना चाहिए। कौर को मुंह में रखने पर ज्यों ही चबाना शुरू होता है त्यों ही मुंह में लार पैदा होती है, और अनाज का दबाव पड़ने से पहले ही पेट भी अपना काम शुरू कर देता है, जिसके कारण पचाने की क्रिया के लिए ज़रूरी रस पैदा होकर भोजन का काम सही तरीके से होने लगता है। बंगाली लड़के को मातृभाषा की बजाय अंग्रेजी शिक्षा देने से बड़ी सफलता नहीं मिल पाती। इसके पहले ही कौर में चबाने के साथ साथ दांतों की कतारों में के ढीले पड़ जाने का डर मालूम होने लगता है, मानो मुंह में भूचाल हो रहा हो, मानो मुंह में डाला हुआ पदार्थ पत्थर की जाति का न होकर पचने काबिल है। इसका ज्ञान हमें होने से पहले ही उसकी उम्र का आधा हिस्सा निकल जाता है। वर्ण रचना व्याकरण पर सिर फुटौल करना पड़ने से पेट भूखा ही रहता है, और आखिर में जब उस कौर को चबाते वक्त उसके मुंह में लार पैदा होने लगती है तब भूख मर जाती है। पहले से ही जो पूरे मन को काम में नहीं लिया जाए
तो उसकी ताकत आखिर तक बिना विकास के ही रहती है। अंग्रेजी में शिक्षा देने के बारे में आंदोलन करते हुए भी हमारे तीसरे भाई ने जो हमें मातृभाषा में सीख देने की हिम्मत की, उसके लिए मैं उस स्वर्गवासी भाई के लिए धन्यवाद सहित प्रणाम करता हूँ। तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत हार्दिक आभार। जय माँ भारती।